हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आज उसका नेक्स्ट चैप्टर है गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स भाई थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसको, उसके बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? गति। गति क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लिखते जाइए या फिर आप नोट डाउन कीजिए दिमाग में। किसी वस्तु के स्थिति किसी वस्तु की स्थिति में अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, समय के साथ होने वाला परिवर्तन को ही गति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक स्थिति ये है, एक स्थिति बी है, यहां से यहां गए हम, ठीक है, और जाने में जो टाइम लगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोशन। उसी को मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब गति को मुख्य रूप से 3 नियमों के अंतर्गत रखा गया है। 3 नियम। गति को तीन नियमों में रखा गया है। गति का पहला नियम गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 नियम में रखा गया है। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से चल रही है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे एक कोई वस्तु है, जैसे कि गाड़ी है, मान लेते हैं, ये खड़ी है, ठीक है। दूसरी स्थिति में एक गाड़ी चल रही है, तो ये इसी पर टिकी हुई रहेगी या फिर ये एक समान चाल पे चल ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे हम एक्सीलेटर दबा दिए, तो एक्सीलेटर दबा दिए, तो एक्सीलेटर जैसे ही दबाए तो इसकी गति क्या होगी? बढ़ गई, गति बढ़ते चली गई। और ये खड़ी है, जैसे ही स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद इसको चलाएं तो चलने लगी, अर्थात एक एनर्जी इसके अंदर काम किया। तो जो एनर्जी काम किया अर्थात बल के थ्रू काम किया, उसी को हम क्या बोलेंगे? अवस्था में परिवर्तन कर देना ही गति का प्रथम नियम कहलाता है। चाहे वो एक समान से चल रहे हो और उसमें अगर हम स्पीड बढ़ा दिए तो अवस्था में परिवर्तन हुई, या फिर अगर खड़ी है तो उसको हम क्या कर दिए? स्टार्ट करके चलाने लगे तो वो भी अवस्था में परिवर्तन हुआ।
तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, गति का प्रथम नियम, मतलब प्रारंभिक अवस्था को बदलाव ला देना ही गति का प्रथम नियम है। क्लियर है। और गति का प्रथम नियम भी बल को परिभाषित करता है, ठीक है, और बल को भी परिभाषित करता है, और दूसरे शब्दों में बोले तो जड़त्व को भी परिभाषित करता है, जड़त्व को भी परिभाषित करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी वही है कि जब तक कि वस्तु की स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ना ला दे, वो पहला गति का नियम कहलाएगा ही नहीं। प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ला देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, गति का प्रथम नियम। क्लियर हो गया। अब द्वितीय नियम की बात करते हैं। गति की द्वितीय नियम की बात करते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं। जैसे वस्तु के संवेग क्या है हम आगे बताएंगे, अभी आप समझिए। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक, के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल, समझ रहे हैं ना। वस्तु पर आरोपित बल जो है वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अगर बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। समझ रहे हैं ना। F इज इक्वल टू के इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। अगर हम k का मान 1 कर दे तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। तो फोर्स का परिभाषा भी इसमें दिखाई दे रहा है ना भाई, फोर्स का फॉर्मूला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय नियम। अब थोड़ा बहुत हम संवेग के बारे में समझ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। संवेग क्या है, इसको मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, और इसको P से डिनोट करते हैं, P से, है ना। किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल उस वस्तु का संवेग होता है। P बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का द्रव्यमान अर्थात मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वस्तु का क्या हो जाएगा, वेग, वेलोसिटी। वस्तु का द्रव्यमान और वेलोसिटी मतलब कि मास सॉरी वेग के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे हम, संवेग बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। क्लियर हो गई, वेरी गुड। थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं। जैसे कि दो वस्तु है, एक वस्तु m है और एक वस्तु m2 है, और दोनों समान चाल से चल रही है, ठीक है, दोनों समान चाल से चल रही है। एक वस्तु का इसका वजन है 1 kg और इसका वजन है 2 kg। अब ये दो वस्तु को चलना छोड़ देते हैं, इसको वस्तु को क्या करते हैं, छत पे ले जाते हैं और दोनों वस्तु को एक समय में छोड़ देते हैं छत से नीचे गिराने के लिए, ठीक है। तो जो वस्तु, दोनों वस्तु जो है वो एक समान चाल से चलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस वस्तु का मास सबसे अधिक होगा, मास सबसे अधिक होगा,
वो वस्तु, उसकी चाल थोड़ा स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना, और वो इसको जल्दी गिरने में इसको समय जल्दी ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है ना? इसीलिए कहा जाता है कि जो वस्तु ज्यादा भारी है वो वस्तु का संवेग जो है वो अधिक होगा। जो वस्तु ज्यादा भारी है उस वस्तु का संवेग क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर हो गई ना? तो इसे बोलेंगे हम गति का द्वितीय नियम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गति का तृतीय नियम में। तृतीय नियम, ठीक ना, थोड़ा सा समझिएगा। गति का तृतीय नियम क्या बोलता है? ये एक्शन एंड रिएक्शन पर आधारित होता है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। अब क्या है भाई, जैसे कि एक वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है, जैसे कि मान लेते हैं ए वस्तु ए हो गया, एक वस्तु बी हो गया, एक जो वस्तु है ये बी पर बल लगा रही है, तो उतना ही बल पर बी वस्तु भी इसके ऊपर काम कर रही है। मतलब दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या फिर इन द केस ये भी हो सकता है कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को अपोजिट धकेल रहे हैं। ये इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है ना, ए फोर्स ये लगा रहा है, बी भी लगा रहा है। ठीक है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया मतलब क्रिया का जवाब देना, प्रतिक्रिया है ना, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। क्लियर है? अब एक दो एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कि जब हम लोग नाव चलाते हैं चप्पू से, नाव में आप किए ही होंगे बोटिंग, तो क्या होता है कि जब नाव चलाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि भाई हम लोग पानी को विस्थापित करते हैं, और जितना स्पीड से विस्थापित करते हैं उतना स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। मतलब पानी हम विस्थापित किधर कर रहे हैं? पीछे, और हम आगे की ओर डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। या फिर आप तैर रहे होते हैं उस समय भी, या बंदूक चलाने समय भी वही सिचुएशन होता है। समझ रहे हैं ना? या फिर दीवार पे बॉल हम मारते हैं तो वही सिचुएशन होता है। जितना जोर से हम दीवार पे बॉल मारते हैं उतना ही जोर पे दीवार के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, तो फिर बॉल वापस आ जाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया को परिभाषित जो करता है उसे ही हम बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज आप समझ गए ना? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूरी। दूरी क्या है और गति क्या है, सॉरी, दूरी क्या है और वेग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दूरी पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस, ठीक है। गतिमान वस्तु द्वारा एक विशेष समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु है, ठीक है ना, एक वस्तु है, एक वस्तु है, ठीक है, जो चल रहा है, वस्तु ये चल रहा है भाई, ये चलना प्रारंभ किया और एक पॉइंट पे जाके रुक गया, बी पॉइंट पे, बी नहीं मान लेते हैं, कोई पॉइंट पे रुक गया। कितना किलोमीटर चला या फिर कितना मीटर चला, मान लेते हैं 3 मीटर चला, ठीक है।
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो कितना चला गया भाई? 3 मीटर। फिर यहां चला गया बी से सी 2 मीटर। ठीक है, हम दूरी को बता रहे, दूरी क्या है वो बता रहे है ना। उसके बाद फिर यहां से यहां गया डी नंबर, पॉइंट डी तक गया, 2.5 मीटर गया। ठीक, 2.5 मीटर के बाद मान लेते हैं यही रुक गया ये। ठीक है, ये रुक गया। ठीक, ए बी सी डी इतना ये चला गया। हुआ क्या कि हम इसको दूरी मापेंगे, दूरी। तो दूरी मापेंगे तो भाई जितना ये चला ना उसका कुल योग हो जाएगा। जैसे 3 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला और 2.5 मीटर चला, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7, 7.5 मीटर। कुल दूरी कितना था? 7.5 मीटर। अब हम अगर विस्थापन की बात करें, यहां विस्थापन भी मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसी में हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो बोलेगा, ये डिस्टेंस हम निकाले, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि तय की गई दूरी का न्यूनतम डिस्टेंस, मतलब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था का, उसको क्या बोलेंगे? न्यूनतम डिस्टेंस को ही विस्थापन कहेंगे। जैसे यहां से चला और चलते चलते यहां पे आके रुक गया। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा। तो ए से डी का जो भी डिस्टेंस निकलेगा, ए से कितना हो जाएगा? ए से डी तक का जो डिस्टेंस निकलेगा ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है। और मिनिमम डिस्टेंस ही क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। मतलब कि 3 मीटर में अगर 2.5 मीटर हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 0.5 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0.5 मीटर। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम वेग समझ लेते हैं, वेलोसिटी है क्या। वेग, वेलोसिटी, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। मतलब कि रेट ऑफ, हिंदी में ही लिख देते हैं, विस्थापन की दर। विस्थापन की दर को हम क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। अर्थात किसी वस्तु की गति और दर और उसकी दिशा, किसी वस्तु की गति, ठीक है ना, प्लस गति की दर, ठीक है ना, प्लस डायरेक्शन, दोनों जहां पर मौजूद रहेगा ना उसी को वेग बोलेंगे। जैसे कोई कार जो है, समझिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। कोई कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। 60 किलोमीटर लीगल नहीं है, मान के चलते हैं 40 किलोमीटर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन कितनी है भाई? 60 किलोमीटर। ठीक है ना, डिस्टेंस और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो
40 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रही है, एक निश्चित दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, अगर वो साउथ की तरफ जा रही है तो साउथ की तरफ ही जाती रहेगी। ये दोनों क्राइटेरिया जो फॉलो करता है उसी को हम बोलेंगे वेग। अब वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही कहलाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही कहलाएगा। और दिशा क्या हो जाएगा? साउथ। जिस दिशा की ओर चल रही है वही हो जाएगा उसकी वेग की दिशा। समझ गए ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है, गति का तृतीय नियम आप देख लिए, विस्थापन भी देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं गति के समीकरण। ठीक है ना, गति के समीकरण। ये क्वेश्चन पूछता है गति के समीकरण। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका इक्वेशन समझते हैं। इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है। v क्या है और u क्या है और a क्या है और t क्या है। ठीक है, v हो जाएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग। u बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। a हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और t हो जाएगा समय। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय, ये सभी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का समीकरण। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का समीकरण आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन आते हैं इसका। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या है इसको समझिए। एस बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन दूरी, विस्थापन दूरी। u बराबर तो आप जान रहे हैं प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक वेग, t बराबर समय। ठीक है, एक्सेलरेशन और t का क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब तीसरा हम आते हैं, तीसरा समीकरण। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा की बात करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। हाँ ठीक है, यहां तो आप जान ही रहे हैं भाई। v हो जाएगा क्या? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, त्वरण और विस्थापन दूरी, त्वरण और विस्थापन दूरी का 2 गुना। समझ गए ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन पूछ लीजिए, ये इक्वेशन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, अब देखिए भाई, हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा नोट डाउन करते जाइएगा भाई, आप जो है उतना मजबूत होते जाइएगा। इसीलिए नोट डाउन करते जाइए, जो भी चीज लिखवा रहे हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा अगर किसी भी चीज को, तो एक बार आप कमेंट कीजिए, मैं उसे आंसर दूंगा। और हो सके तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा।
समझ में चीजें आ ही जाएगी। मनुष्य से बढ़कर कुछ है क्या? नहीं ना, आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो हमने आज गति को देखा। ठीक है, और क्लास 2 में हम क्या देखेंगे? बल। अब बल क्या है, बल के कितने प्रकार हैं, बल किस तरह कार्य करता है, ये सब के बारे में देखेंगे सेकेंड क्लास में। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको यहां से कंटेंट मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, आप भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।